नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 5 दिसंबर के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बांध सुरक्षा विधेयक को लेकर के जो एडिटोरियल आया है, हम उसकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। डिफ़ॉल्ट जमानत क्या होता है, इसको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है, हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। हॉल मार्किंग कैसे लागू की जा रही है, इसको लेकर के जो एडिटोरियल आया है, हम उसकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। और शोधकर्ताओं के द्वारा 43,000 से भी ज़्यादा तितलियों का जो दस्तावेजीकरण किया गया है, उस न्यूज़ को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 11 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा की गई है, जिसका शीर्षक है व्हाट इज द डिबेट ऑन द डैम सेफ्टी बिल। तो यहाँ पर डैम सेफ्टी बिल को लेकर के चर्चा किया गया है और यहाँ पर ये समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर क्यों केंद्र सरकार के द्वारा भारत के डैम के सेफ्टी के लिए यह बिल लाया गया है और क्या केंद्र सरकार वैसे सब्जेक्ट जो राज्यों को दिए गए हैं उन पर कानून बना सकती है या नहीं सकती है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको कि हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न को उठाया गया है, यहाँ पर कहा गया है कि हितधारकों द्वारा बांधों की उम्र बढ़ने के बारे में चिंता क्यों व्यक्त की जा रही है और क्या संसद राज्य के विषय के लिए कानून बना सकता है। आप सभी जानते हैं कि बांध सुरक्षा विधेयक 2019 जो देश भर में सभी बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रख रखाव के बारे में है, उस पर जो है दशकों से बहस चल रहा है। लेकिन यहाँ पर 2 दिसंबर को इस विधेयक को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई। आपको यह ध्यान में रखना है कि अगस्त 2019 में यह विधेयक लोकसभा से पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है, यानी कि यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने इस विधेयक को पास कर दिया है। यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर बांध सुरक्षा पर कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप सभी जानते हैं कि भारत में 5,745 बड़े बांधों का संचालन होता है और इस मामले में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। इन सभी बांधों के संचालन के लिए केंद्रीय जल आयोग के केंद्रीय बांध सुरक्षा संगठन यानी कि CDSO के द्वारा जून 2019 में तैयार किया गया बांधों पर जो रिपोर्ट है वो यह कहता है कि हमारे देश में जो बड़े बांध हैं उनमें से 67 बांध ऐसे हैं जिन्हें कि 20वीं सदी से पहले बनाया गया है और जबकि 1039 ऐसे बांध हैं जिनका निर्माण 20वीं सदी के पहले 70 वर्षों में किया गया। कहने का आशय यह है कि इसमें से कुछ बांध जो हैं वो काफी पुराने हैं और इन बांधों की सुरक्षा को लेकर के चिंताएं हमेशा जाहिर की गई हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि 1979 के बाद बांधों में जो दुर्घटनाएं हुई हैं उसके कम से कम 42 मामले सामने आए हैं और हाल ही में आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले के अन्नामया जलाशय में एक दुर्घटना हुआ जिसमें कम से कम 20 लोगों की मौत हुई और यह घटना नवंबर 2021 में हुआ था। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि भले ही CWC CDSO के साथ मिलकर के बांध सुरक्षा के मुद्दे पर राज्यों को सलाह देता है, लेकिन इस विषय को नियंत्रित करने के लिए कोई भी केंद्रीय कानून नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जुलाई 1986 में विशेषज्ञों का जो एक पैनल बनाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, उसने सिफारिश किया था कि केंद्र को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जो सभी बांधों पर समान रूप से लागू हो। इसके अलावा 2007 में आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल विधानसभाओं के द्वारा अनुच्छेद 252 के तहत संसद को बांध सुरक्षा पर एक कानून बनाने के लिए अधिकार देने वाले प्रस्ताव को पारित किया, यानी कि आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने अपनी अपनी विधानसभाओं में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र सरकार से यह आग्रह किया गया था कि वह बांध सुरक्षा के मुद्दे पर एक केंद्रीय कानून बनाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा बांध सुरक्षा के ऊपर एक विधेयक बनाने का काम शुरू किया गया। यहाँ पर जो कानून पास किया गया है उसके बारे में भी चर्चा किया गया है और कहा गया है कि यह जो विधेयक है उन बांधों पर लागू होगा जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है या फिर कुछ शर्तों के साथ ऐसे बांध जिनकी ऊंचाई 10 से 15 मीटर के बीच में है, उन बांधों पर इस विधेयक के कानून को लागू किया जाएगा। इस विधेयक में 2 राष्ट्रीय संस्थान बनाने के ऊपर चर्चा किया गया है। एक का नाम है नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी,
यानी कि बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति। इसका मुख्य काम होगा बांध सुरक्षा नीतियों को विकसित करने और आवश्यक नियमों की सिफारिश करना। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा संस्थान है उसका नाम होगा नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, यानी कि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण। तो यहाँ पर एक प्राधिकरण बनाने की बात हो रही है जो कि दो राज्यों के बीच जो मुद्दे हैं बांधों को लेकर के और जो अभी तक अनसुलझे हैं उनको संबोधित करने के लिए बनाया जाएगा। तो यहाँ पर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ध्यान में रखना है कि इस विधेयक में दो राष्ट्रीय संस्थान बनाने की बात हो रही है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो राज्य हैं वह बांध सुरक्षा पर राज्य बांध सुरक्षा संगठन और राज्य समितियों का भी गठन कर सकते हैं। और इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि बांधों के निर्माण, संचालन, रखरखाव और पर्यवेक्षण के लिए बांध मालिक ही जिम्मेदार होंगे, यानी कि अगर इनमें कोई कमी पाया जाता है तो यहाँ पर जिसके द्वारा इस बांध का निर्माण किया गया है या फिर उसका रखरखाव किया जाता है उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा अगर कोई दुर्घटना यहाँ पर होता है तो कुछ इंपॉर्टेंट बातों को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है जो कि इस विधेयक में है। यहाँ पर बिल पर जो विवाद है उसको लेकर भी चर्चा किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि जब से बांध सुरक्षा को लेकर के एक विधेयक के ऊपर चर्चा शुरू हुआ है तभी से भारत के जो कुछ राज्य हैं वह इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि पिछले 10 वर्षों में कर्नाटक के द्वारा, केरल के द्वारा, तमिलनाडु और उड़ीसा राज्य सरकारों के द्वारा इस कानून का विरोध किया जा रहा है। और यहाँ पर जो आधार है वह यह है कि बांधों का जो प्रबंधन है वह राज्यों के अंदर आता है और इसीलिए अगर केंद्र के द्वारा बांधों के प्रबंधन पर अगर कोई कानून बनाया जाता है तो यह राज्यों की जो शक्ति है उसका अतिक्रमण होगा। यहाँ पर इन राज्यों का कहना है कि पानी राज्य का विषय होता है और इस कारण से केंद्र को जो है इस विषय में कानून नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर कुछ जो इसके विरोध करने वाले हैं उनका यह भी कहना है कि ये जो विधेयक अभी पास किया गया है वह बांध परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के मुआवजे के भुगतान पर कुछ भी नहीं कहता और इसीलिए बहुत सारे लोगों के द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है। सबसे ज्यादा विरोध तमिलनाडु के द्वारा किया जा रहा है क्योंकि तमिलनाडु का यह कहना है कि अगर ऐसा कोई कानून बन जाता है और लागू हो जाता है तो उसके वे बांध जो कि केरल में स्थित हैं उन पर से तमिलनाडु का जो पकड़ है वो कम हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि मुल्ला पेरियार बांध को लेकर के तमिलनाडु और केरल के बीच में विवाद उत्पन्न होता रहता है। उसी तरीके से परम्बिकुलम बांध जो कि तमिलनाडु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस तरह के बांधों पर जो पकड़ है तमिलनाडु का वह कमजोर हो सकता है। राज्य में जो सिंचाई की सुविधाएं हैं उसमें जो है कमी आ सकती है और इसी को लेकर के तमिलनाडु के द्वारा लगातार इस विधेयक का विरोध किया जा रहा था। यहाँ पर केंद्र का ये कहना है कि चूंकि 2011 में जल संसाधन पर संसदीय स्थायी समिति के द्वारा यह संकेत दिए गए थे कि केंद्र को एक कानून तैयार करना चाहिए और जनता के हितों को देखते हुए केंद्र सरकार को जो सभी बड़े बांध हैं उसका नियंत्रण खुद के पास ले लेना चाहिए। यहाँ पर केंद्र सरकार का यह भी कहना है कि जो अंतर्राज्यीय बेसिन है वह देश के 92% क्षेत्र और अधिकांश बांधों को कवर करता है, यानी कि बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बहती हैं और बहुत सारे ऐसे बांध हैं जो दो स्टेट्स के बीच में हैं और इसीलिए केंद्र सरकार के पास ये पावर है कि वह ऐसी स्थिति को देखते हुए एक ऐसा कानून लाए जो पूरे देश में समान तरीके से लागू किया जा सके। तो यहाँ पर केंद्र सरकार की अपनी दलीलें हैं और इन सभी बिंदुओं की चर्चा यहाँ पर विस्तृत तरीके से की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये और यहाँ पर ये समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर जो डैम सेफ्टी बिल है उसमें कौन कौन से प्रावधान हैं जो कि राज्यों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर वो सारी बातें बताने का प्रयास किया गया है कि आखिर एक स्टेट का मुद्दा होते हुए भी बांधों के ऊपर किस आधार पर संसद के द्वारा कानून बनाया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें इसमें लिखी हुई हैं। आइए एक और न्यूज का हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 11 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आया जिसका शीर्षक है व्हेन कैन एन इंडिविजुअल गेट स्टैट्यूटरी बेल और ये टॉपिक जिस पेपर 2 पॉलिटी से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर सुधा भारद्वाज के केस का जिक्र किया गया है और इस केस के बहाने ये आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर ये
स्टैट्यूटरी बेल क्या होता है। आप सभी जानते होंगे कि अधिवक्ता और कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आप सभी को यही पता होगा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा उन्हें डिफॉल्ट जमानत दी गई थी और उसी मामले में जो 8 अन्य लोग हैं उनको इस लाभ से वंचित कर दिया गया था। और यहाँ पर इस न्यूज में यही समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर ये डिफॉल्ट जमानत क्या होता है और इस डिफॉल्ट जमानत का जो लाभ है वह सिर्फ सुधा भारद्वाज को ही क्यों दिया गया, बाकी 8 लोगों को यह लाभ क्यों नहीं दिया गया। इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आज के मेंस में मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। इसी पर जो है क्वेश्चन बनाया है मैंने। यहां पर यह बताने का प्रयास किया गया कि आखिर डिफॉल्ट जमानत क्या होता है। डिफॉल्ट जमानत को हम वैधानिक जमानत के नाम से भी जानते हैं यानी कि स्टैट्यूटरी बेल के नाम से भी जानते हैं। यह एक जमानत का अधिकार है जो तब प्राप्त होता है जब पुलिस न्यायिक हिरासत में किसी व्यक्ति के संबंध में एक निश्चित अवधि के भीतर जांच पूरी करने में विफल रहती है। यानी कि जब पुलिस एक निश्चित अवधि के भीतर न्यायिक हिरासत में रह रहे किसी व्यक्ति के संबंध में जांच को पूरा नहीं कर पाता है तो ऐसे मामलों में उस व्यक्ति को डिफॉल्ट जमानत यानी कि वैधानिक जमानत दिया जाता है। आपको यह ध्यान में रखना है, इसको लेकर के जो चर्चा है वह आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) में किया गया है। यहां पर कहा गया है कि अगर पुलिस के लिए 24 घंटे में जांच पूरा करना संभव नहीं है तो पुलिस संदिग्ध को अदालत में पेश करेगा और अदालत से पुलिस उस व्यक्ति के लिए पुलिस या न्यायिक हिरासत की मांग करेगा। यह धारा उस कुल अवधि से संबंधित है जिस तक आरोप पत्र दाखिल करने से पहले किसी व्यक्ति को हिरासत में भेजा जा सकता है। आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर अदालत के द्वारा किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में या फिर न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो जांच पूरी करने के लिए पुलिस को कुछ दिनों का समय दिया जाता है और अधिकांश अपराधों में यह जो समय है वह 60 दिनों का होता है। हालांकि अगर अपराध में मौत की सजा या आजीवन कारावास हो सकता है या फिर कम से कम 10 साल की जेल की सजा हो सकती है तो यहाँ पर जो अवधि है वह 90 दिनों की होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अदालत या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को न्यायिक रिमांड या फिर पुलिस रिमांड पर 60 या 90 दिनों से ज्यादा समय तक नहीं भेजा जा सकता और अगर इस अवधि के अंत तक जांच पूरी नहीं होती है तो अदालत उस व्यक्ति को रिहा कर देगी यदि वह व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है और उसने इसके लिए अर्जी प्रस्तुत की है तो यहाँ पर कानून को विस्तृत रूप से समझाया गया है और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि कौन से अपराधों के लिए कितना समय दिया जाता है पुलिस को अपनी जांच को पूरी करने के लिए। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे कि अधिकांश अपराधों में 60 दिनों का समय दिया जाता है पुलिस को जांच पूरा करने के लिए और कुछ अपराध जहां पर मौत की सजा हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकता है या फिर कम से कम 10 सालों का जेल हो सकता है, वहां पर ये जो अवधि है वह 90 दिनों की है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान से नोट कर लेंगे। यहाँ पर विशेष कानूनों के लिए प्रावधान कैसे भिन्न होते हैं उसकी भी चर्चा की गई है। आपको ध्यान में रखना है कुछ विशेष अधिनियम में पुलिस को जांच पूरी करने के लिए अधिक दिन दिए जाते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट में जांच पूरी करने की जो अवधि है वह 180 दिनों की है। हालांकि अगर किसी व्यक्ति के पास कॉमर्शियल क्वांटिटी में नशीले पदार्थ मिलते हैं तो ऐसे मामलों में जांच की जो अवधि है वह 1 वर्ष तक भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि नशीले पदार्थों से जुड़े जो मामले होते हैं वहां पर नॉर्मली जो है 180 दिनों का समय दिया जाता है और अगर किसी व्यक्ति के पास कॉमर्शियल क्वांटिटी में नशीले पदार्थ हैं तो यहाँ पर जांच के लिए जो समय है उसे 1 वर्ष तक भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहा गया है कि 180 दिनों से अधिक का समय तभी दिया जाएगा जब जो जांच करने वाली एजेंसी है वह अदालत में जांच की प्रगति को लेकर के और आरोपी को निरंतर हिरासत में रखने के
कारण को लेकर के एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यानी कि यहाँ पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना पड़ेगा जांच एजेंसी को, जहां पर वो सारे कारण अंकित होंगे जिसके कारण वह जांच के लिए अधिक समय का मांग कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर ये आपको समझना है कि अदालत तभी जांच के लिए अधिक दिन देता है जब उसे यह लगता है कि जांच में कोई प्रगति हो रही है और इसके लिए आरोपी को निरंतर हिरासत में रखने की जरूरत है। इसी तरीके से यहाँ पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में जो डिफॉल्ट सीमा है वह 90 दिनों की है और अदालत एक और 90 दिनों का विस्तार दे सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में भी जो जांच के दिन हैं वो बढ़ाए जा सकते हैं। हालांकि वहां पर जो डिफॉल्ट सीमा है वो 90 दिनों का ही है। हालांकि अदालत और 90 दिनों का समय सीमा बढ़ा सकता है, यानी कि यहां पर मैक्सिमम 180 दिन दिए जा सकते हैं जांच को पूरा करने के लिए। लेकिन फिर से यहां पर वही कंडीशन है कि जो जांच करने वाली संस्था है वह अदालत को एक रिपोर्ट देगी जिसमें वह जांच के प्रगति के बारे में अपनी बातों को रखेगी और आरोपी को हिरासत में रखने के कारण बताएगी। यहां पर जो प्रावधान है इसे यह पता चलता है कि समय का विस्तार स्वचालित नहीं है बल्कि न्यायिक आदेश की आवश्यकता पड़ती है इसके लिए। तो यहां पर यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो दिन बढ़ाए जाते हैं जांच के लिए उसके लिए न्यायिक आदेश की जरूरत पड़ती है। पुलिस या फिर अन्य संस्थाएं जो इन मामलों की जांच करती हैं वह खुद से जांच के जो दिन है उसको बढ़ा नहीं सकती। अब यहां पर सुधा भारद्वाज के मामले का भी जिक्र किया गया है। यहां पर कहा गया है कि भीमा कोरेगांव मामले में जो कि यूएपीए के तहत है, इस मामले में सुधा भारद्वाज को अगस्त 2018 में गिरफ्तार किया गया था और यहां पर जो जांच करने वाली एजेंसी है उसको जो जांच की समय सीमा है वह बढ़ाई गई थी। यानी कि यहां पर जो 90 दिन दिए जाते हैं जांच को पूरा करने के लिए उसमें जो है और 90 दिनों का इजाफा किया गया था। यानी कि जांच के लिए 180 दिन दिए गए थे जांच एजेंसी को। यहां पर कहा जा रहा है कि सुधा भारद्वाज ने जनवरी 2019 में जेल में 90 दिन पूरे किए, लेकिन जो आरोप पत्र है वह फरवरी में दायर किया गया। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो समय सीमा बढ़ाई गई थी वह समय सीमा पुणे की एक कोर्ट के द्वारा बढ़ाई गई थी और यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट का यह कहना है कि जिस कोर्ट के द्वारा नजरबंदी की समय सीमा बढ़ाई गई थी यानी कि पुणे कोर्ट के द्वारा वह एनआईए के विशेष कोर्ट के रूप में अधिसूचित नहीं है। आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ वही कोर्ट जो कि एक विशेष कोर्ट के रूप में अधिसूचित है उसी के पास यह अधिकार होता है कि वह न्यायिक हिरासत को 90 दिनों से अधिक का विस्तार दे सके। और इसीलिए जो समय सीमा यहां पर बढ़ाया गया था उसी को लेकर के विवाद था और यहां पर उनके द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट में यही दलील दिया गया कि जब पुणे कोर्ट के पास ये अधिकार है ही नहीं कि वह न्यायिक हिरासत को 90 दिनों से ज्यादा बढ़ा सके, तो यहां पर जो फैसला लिया गया था, जो आदेश दिया गया था कोर्ट के द्वारा, पुणे कोर्ट के द्वारा, वह आदेश ही गलत है। क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि एनआईए में जो कानून है उसके हिसाब से सिर्फ वही कोर्ट जो कि एक विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित है वहां पर उसी के पास ये अधिकार होता है कि वह जांच की जो समय सीमा है या फिर जो न्यायिक हिरासत की समय सीमा है उसको बढ़ा सके। और इसी को मानते हुए यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा सुधा भारद्वाज को जमानत दे दिया गया, डिफॉल्ट जमानत उनको दिया गया। हालांकि यहां पर जो 8 अन्य लोग थे उन्हें जो है इसका लाभ नहीं दिया गया, क्योंकि इन 8 लोगों ने जो है यह तर्क दिया था कि आरोप पत्र का संज्ञान लेने वाला जो अदालत है उसका आदेश ही दोषपूर्ण है, लेकिन इन्होंने डिफॉल्ट जमानत की मांग नहीं की थी, इसीलिए बाकी 8 लोगों को वहां पर राहत नहीं दिया गया। तो यहां पर आपको यह समझना है कि आखिर सुधा भारद्वाज को जो है क्यों जमानत मिला और बाकी 8 लोगों को जमानत क्यों नहीं मिला। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि सुधा भारद्वाज ने यह मुद्दा उठाया था कि जिस कोर्ट के द्वारा उनकी न्यायिक हिरासत को और 90 दिनों के लिए बढ़ाया गया था, यानी कि जो पुणे कोर्ट है वह कोई विशेष न्यायालय नहीं है, उसके रूप में अधिसूचित नहीं है और इसीलिए उसके पास अधिकार नहीं है कि वह न्यायिक हिरासत को और 90 दिनों के लिए बढ़ा सके। और इसी को मानते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा उन्हें जमानत दे दिया गया।
यहाँ पर डिफॉल्ट जमानत के जो सिद्धांत है उसको लेकर के भी चर्चा किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि अपराध की प्रकृति के प्रवाह किए बिना डिफॉल्ट या फिर वैधानिक जमानत एक अधिकार है, और अगर निर्धारित अवधि के भीतर किसी व्यक्ति पर आरोप पत्र दायर नहीं किया जाता है तो उसे यह अधिकार दिया जाना चाहिए। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि हम जिस 90 दिनों की बात कर रहे हैं यह उस दिन से शुरू होता है जब आरोपी को पहली बार रिमांड पर भेजा गया था अदालत के द्वारा, और इसमें पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत दोनों में गुजारे गए दिनों को शामिल किया जाता है। लेकिन अगर किसी को नजरबंद किया गया है, हाउस अरेस्ट किया गया है, तो उसके दिन जो है यहाँ पर गिने नहीं जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी को अदालत के द्वारा पुलिस हिरासत में या फिर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है तो वहाँ पर वो जितने दिन गुजारेगा उसे जो है यहाँ पर काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर किसी को सरकार के द्वारा नजरबंद किया गया है तो यहाँ पर उस दिन को जो है यहाँ पर गिना नहीं जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि धारा 167(2) के तहत जो यहाँ पर डिफॉल्ट जमानत मिलता है वह कोई स्वचालित जमानत नहीं है। इसके लिए उचित समय पर इसका लाभ उठाया जाना बहुत ही जरूरी है। यानी कि जब आप मांग करेंगे जमानत की तभी आपको यहाँ पर जमानत दिया जाएगा। डिफॉल्ट तरीके से 90 दिन के बाद आपको जो है स्वतः जमानत नहीं मिल सकता। तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर हैं, कानूनी बातें हैं जिसको समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, और यहाँ पर उन सभी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 11 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है हाउ इज हॉल मार्किंग बीइंग इम्प्लीमेंटेड, और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इकोनॉमी और जीएस पेपर 2 पॉलिटी से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हॉल मार्किंग को लेकर के चर्चा हो रही है। आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने देश में सोने के गहनों की हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दी है, और अब इसे भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के द्वारा चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। और इसी को लेकर के यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर ये हॉल मार्किंग क्या होता है और किस तरीके से इसे हमारे देश में लागू किया जा रहा है। आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि आभूषण व्यापार में पारदर्शिता लाने के लिए और उपभोक्ताओं के बीच विश्वास को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने आभूषणों में एक हॉलमार्क विशिष्ट पहचान यानी कि हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन संख्या की शुरुआत की है, और यहां पर इसे अनिवार्य कर दिया गया है। पहले चरण में इसे देश के 256 जिलों में शुरू किया जा रहा है। हालांकि इस कदम का विरोध जो है ज्वेलर्स व्यापारिक निकायों के द्वारा शुरू कर दिया गया है। तो इस न्यूज़ में उन सभी बातों की चर्चा की गई है कि आखिर सरकार का पक्ष क्या है और क्यों इसका विरोध हो रहा है ज्वेलर्स एसोसिएशन के द्वारा, उसको भी यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर ये हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो क्या है। आपको ध्यान में रखना है कि HUID 6 अंकों का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा। तो यहाँ पर हर आभूषण को 6 अंकों का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड दिया जाएगा, और जिस समय आभूषण की हॉल मार्किंग की जाएगी उसी समय उस आभूषण को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड दिया जाएगा जो कि प्रत्येक आभूषण के लिए अलग अलग होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसेइंग एंड हॉल मार्किंग केंद्र पर मैनुअल रूप से अद्वितीय संख्या के साथ आभूषणों पर मुहर लगाई जाती है, और ये जो हॉलमार्क होगा उसमें जो है 3 प्रतीक होंगे जो आभूषण के बारे में कुछ जानकारियां देते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रतीक है वह BIS का लोगो है, यानी कि आपके आभूषण पर जो हॉल मार्किंग की जाएगी वहां पर जो है 3 प्रतीक होंगे, और उसमें से जो पहला प्रतीक है वह BIS का लोगो होगा। जो दूसरा प्रतीक होगा वह आपके आभूषण की शुद्धता को इंगित करेगा, और जो तीसरा प्रतीक होगा वह होगा आपका HUID नंबर जो कि 6 अंकों का होगा। यहाँ पर कहा गया है कि 14, 18 और 22 कैरेट के सोने के आभूषणों के लिए हॉल मार्किंग और HUID अनिवार्य है, यानी कि इसे इन आभूषणों पर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ पर यही बताया गया है कि आखिर इस तरह के कदम क्यों उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर सरकार का कहना है कि अगर आभूषणों को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया जाएगा तो इससे चोरी होने पर उसका पता लगाया जाना बहुत ही आसान हो सकता है। अगर हम हॉल मार्किंग करते हैं तो इससे ग्राहकों के बीच में
उस आभूषण को लेकर के जो विश्वसनीयता है वो भी बढ़ेगी। मिलावट के खिलाफ जो शिकायतें आती हैं उसको दूर करने में यहाँ पर मदद मिलेगा और इसीलिए सरकार का कहना है कि हॉल मार्किंग और जो आइडेंटिफिकेशन नंबर देने की बात कही जा रही है वो बहुत ही जरूरी है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ संगठनों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकल करके ये आ रही है कि यहाँ पर व्यापारियों को ये आशंका है कि सरकार जो है आभूषण खरीदने वालों को यहाँ पर ट्रैक करना चाहती है, जिससे कि लोग जो है आभूषण खरीदने से डरेंगे। दूसरी जो यहाँ पर बात कही जा रही है कि हॉलमार्क लगवाने के लिए और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेने के लिए यहाँ पर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आप सभी जानते हैं कि भारत में जो आभूषण का व्यापार है वो बहुत ही बड़ा व्यापार है और यहाँ पर व्यापारियों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इतने बड़े पैमाने पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देने का वह पूरी तरीके से सक्षम नहीं है इतनी मात्रा में हॉल मार्किंग करने में। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है एक इशू है। तो इस तरह की बातें जो है यहाँ पर खुल करके सामने आ रही हैं। तो इस न्यूज में समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर हॉल मार्किंग को लेकर के सरकार का क्या पक्ष है, क्या यहाँ पर भावी कदम उठाए जा सकते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम का सामना जो है व्यापारियों को करना पड़ रहा है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है रिसर्चर्स डॉक्यूमेंट 43,118 बटरफ्लाइज इन दक्षिण कन्नड़ा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको ध्यान में रखना है कि मैंगलोर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम के द्वारा दक्षिण कन्नड़ में 175 प्रजातियों से संबंधित 43,118 तितलियों की पहचान की गई है और उनका दस्तावेजीकरण किया गया है। और इन तितलियों में 22 ऐसी प्रजातियां हैं जो कि आवास विशिष्ट हैं। यहां पर कहा गया है कि ऐसा करने से इन तितलियों के संरक्षण में आसानी होगी। तो यहां पर इस न्यूज को आपको ध्यान से पढ़ लेना है, आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, हितधारक बांधों की उम्र बढ़ने के बारे में चिंतित क्यों है, क्या संसद राज्य के विषय के लिए कानून बना सकती है। तो इस पर हमने खुल करके चर्चा किया, मैंने आपको बताया भी था। ये क्वेश्चन आपको मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न में दिया जा रहा है और वहां पर हमने उन सारी बातों के ऊपर चर्चा की है जो कि इस विषय के बारे में है। तो यहां पर उत्तर लिखते समय आपको जो है उस बिल के ऊपर चर्चा करना होगा, आपको जो चिंताएं हैं उसके बारे में चर्चा करना होगा, ये बताना होगा कि बांधों के उम्र बढ़ने से कौन कौन से खतरे हो सकते हैं। वहां पर जो डेटा दिया गया है उसका आप यहां पर इस्तेमाल करेंगे और यहां पर आप समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर संसद के द्वारा वे कौन सी बातें कही गई हैं इस पर कानून बनाने को लेकर के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके उत्तर को लिखने का प्रयास करें। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफॉल्ट जमानत क्या है, विशेष कानूनों के लिए प्रावधान कैसे भिन्न होते हैं, इस पर चर्चा करें। तो यहां पर सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी हैं। आप यहां पर समझाएंगे कि आखिर डिफॉल्ट जमानत क्या होता है, वह किसको मिलता है और यहां पर विशेष कानूनों के लिए वहां पर कैसे छूट दिया गया है, किसके द्वारा जो है समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। आप यहां पर सुधा भारद्वाज के जो केस है उसका एग्जाम्पल के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर लिखने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर रिवाइज करेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।